एवरीवन, वेलकम बैक टू टेट क्लास विद चित्रा। तो स्टूडेंट्स, आज हम सीटेट में अपना नया चैप्टर करेंगे जिसका नाम है वाटर, या हिंदी में जिसे कहते हैं जल। ये स्टूडेंट, मैं इस जो हमारा वाटर चैप्टर, उसमें से मैं मेन चीज़ें उठा के लाई हूँ, जिसमें आज हम करेंगे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन यानी जल वितरण। हमारे जो अर्थ पर कहाँ कहाँ पर कितने % पानी पाया जाता है। दूसरा हम करेंगे कि समुद्रों की जो तरंगे हैं वो क्या होती हैं। और तीसरा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ज्वार भाटा। तो ये तीन ही सेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहीं से ही सीटेट के क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं। तो चलिए देखते हैं जल वितरण। अगर हम देखें जल वितरण, आपको पता है कि हमारी पृथ्वी में 71% क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। ठीक है, तो वो 71% पानी को अगर हम 100% से करें, 100% मान लें उस 71% पानी को, तो वो जो 100% पानी है वो कहाँ कहाँ कितना पाया जाता है वो देखते हैं। और ये स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, तो ये आप ज़रूर कीजिए। सबसे ज़्यादा है महासागरों में पाया जाने वाला पानी है 97.3%, यानी 97.3% पानी कहाँ पाया जाता है, हमारे महासागरों में। बर्फ छत्रक, ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि महासागरों के बाद सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है ग्लेशियर्स में, लगभग 2%। ठीक है, फिर है हमारा ग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल पाया जाता है 0.68%। मीठी झील और नमकीन झीलें दोनों का जो पानी का रेशो है सेम है। ठीक है, 0.009%। कई क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी रेशो है जो दोनों की बराबर है, पानी को जो जल डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो लगभग समान है। तो याद रखिएगा, मीठी झीलें और नमकीन झीलों का पानी का जो परसेंटेज है वो सेम है। ठीक है, 0.009% और 0.009% मीठी झीलों का पानी और नमकीन झीलों का पानी। ठीक है, नेक्स्ट है जो वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है वो कितनी है, तो वो है हमारी 0.0019%। और सबसे कम अगर देखा जाए तो नदियों में पाया जाता है पानी 0.0001%। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सबसे अधिक पानी कहाँ पाया जाता है, महासागरों में, और सबसे कम पाया जाता है हमारी नदियों में। तो टोटल अगर हम इसको काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100%। स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो ये आप पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट है, अगर हम देखें तालाब या फिर झील का पानी क्या होता है, लेक्स और पॉन्ड का शांत जल होता है, क्योंकि ये ठहरा हुआ पानी होता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि पानी का वह कौन सा स्तर है जहाँ पर एकदम शांत अवस्था में पाया जाता है। तो झीलों और तालाबों का पानी कैसे पाया जाता है, हमारा शांत अवस्था में। और समुद्री जल हमेशा गतिमान रहता है। आपको पता है कि समुद्रों का जल बार बार लहरें आती है और जाती हैं। तो ठीक है, अगर आएगा क्वेश्चन कि शांत जल कहाँ पाया जाता है तो झीलों में, और गतिमान जल कहाँ पाया जाता है तो समुद्रों में। अगर हम बात करें जल दिवस, ये भी आता है कई बार क्वेश्चन कि जल दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल हम 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है तरंगे, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है करंट। ठीक है, तरंगे क्या होती हैं, तो जो महासागरों का जल बार बार महासागरों में लहरें उठती हैं, आती हैं और जाती हैं, वही क्या कहलाती हैं, उसकी तरंगे कहलाती हैं। याद रखिएगा, महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है, उसकी तरंगे। अगर वो तरंगे, याद रखिएगा, अगर कोई भी तरंग महासागर की 15 मीटर से तक या 15 मीटर से ऊंची हो जाती है उसकी हाइट, तो वो कहलाती है हमारी सुनामी। आपने बहुत बार वर्ड सुना है कि सुनामी क्या है। देखिए, सुनामी पोताश्य तरंगों को कहते हैं। तरंग ही है, लेकिन क्या है, पोताश्य। जो समुद्र के किनारे होते हैं उनको भी ये पूरी तरह से क्या कर देती है, जलमग्न। जब महासागर में बहुत तेज़ी से हवा चलती है तो हवा क्या करती है, अपने साथ पानी की भी बौछारों को तेज़ी से बहाकर समुद्र के तट पे गिरा देती है, और वो पूरे तट को भिगो देती है। और उतनी तेज़ी से आती है, उसकी हाइट भी इतनी ज़्यादा होती है कि वो जो तट का एरिया होता है ना आसपास का, वो भी कई बार क्रैक हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो वो हमारी कहलाती है सुनामी। और सुनामी शब्द बनाया है, जैपनीज़ वर्ड है सुनामी। ठीक है, जिसका अर्थ होता है पोताश्य तरंगे। अगर हम बात करें कि लास्ट टाइम जो सुनामी भारत में आया था, तो वो आया था 2004 में। याद रखिएगा, सुनामी आखिरी बार कब आया था, 2004 में। उसने क्या किया था, जो हमारे देश का सबसे लास्ट जो पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, उसका भी सबसे नीचे का पॉइंट, अंडमान निकोबार का सबसे नीचे पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, उसको पूरी तरह से क्या कर दिया था, डुबो दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आता है,
आ भी सकता है कि लास्ट टाइम कब आया था, तो 2004 में हमारे देश में सुनामी आई थी जिसमें इंदिरा पॉइंट पूरी तरह से डूब गया था। अब हम देखते हैं ज्वार भाटा। यहाँ से क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। देखिए अभी मैंने कहा था कि लहरों का उठना और बैठना तरंगे कहलाता है। जब लहरें समुद्र की तरफ आती हैं तो वो तो कहलाता है ज्वार, और जब लहरें टकरा कर वापस चली जाती हैं तो उसे बोला जाता है भाटा। और ये पूरे दिन में, देखिए दिन में 2 बार ये प्रक्रिया होती ही है। क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया समुद्र में एक दिन में 2 बार होती है, तो याद रखिएगा ज्वार भाटा। समुद्री जल का उठना, समुद्र तट तक जाना, वो कहलाता है ज्वार, और तट से टकरा कर वापस आना वो कहलाता है भाटा। अब जो ज्वार होते हैं वो 2 तरह के होते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है बृहत यानी उच्च ज्वार, बड़ा, बहुत बड़ा, और एक होता है निम्न ज्वार। ठीक है, जो उच्च ज्वार या बृहत ज्वार होते हैं वो महीने में 2 बार बनते हैं। एक होता है पूर्णिमा वाले दिन और दूसरा होता है अमावस्या वाले दिन। देखिए जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसको बोला जाता है पूर्णिमा, समझ गए। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तो तब अमावस्या होता है। तो ये जब बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में ये तीनों होते हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, तो याद रखिएगा इन दोनों दशाओं में क्या होता है, हमारा वृहद ज्वार बनता है, बड़ा ज्वार। वो इसलिए बनता है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही पृथ्वी का जो जल है उसको अपनी तरफ खींचते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल होता है सब में, जैसे हमारी पृथ्वी में वैसे ही सूर्य में भी और चंद्रमा में भी है। तो ये दोनों ही अपनी तरफ पृथ्वी के जल को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन पृथ्वी क्या ठोस है, तो पृथ्वी का जल इनकी तरफ आकर्षित होता है और बहुत ऊंची उछालें मारता है। तो क्या हो जाता है, उच्च ज्वार, मैंने कहा था ना उठना, यानी उछाल इतनी ऊंची मारता है कि क्या बन जाता है, वो उच्च ज्वार बन जाता है। याद रखिएगा पूरी, जब तीनों एक लाइन में रहेंगे तभी उच्च ज्वार बनेगा। उच्च ज्वार हमेशा पूर्णिमा और अमावस्या वाले दिन बनते हैं। और कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य और चंद्रमा द्वारा जब पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अपनी तरफ खींचा जाता है तो क्या होता है, पृथ्वी का जो जल होता है महासागरों का वो बहुत ऊंचा उठता है और उसी से क्या बनता है, हमारा वृहद ज्वार या उच्च ज्वार। इसके लाभ होते हैं स्टूडेंट, नौ संचालन में सहायक होता है। एक तो जब ऊंचे ऊंचे ज्वार, ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं तो क्या कर रही हैं, वो समुद्री जहाज़ों को ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता आगे की तरफ आने के लिए, वो आसानी से समुद्री जहाज़ों को किनारे पर लगा देती हैं। जब उच्च ज्वार आता है तो बीच का पानी क्या होता है, सीधा तटों पर आकर गिरता है समुद्र का। तो बीच बीच में जो मछुआरे बीच बीच में जाकर जाल लगाते हैं तो उन्हें आसानी होती है, मछलियाँ खुद ही क्या होती हैं, जंप करके पानी के साथ किनारों पर आ जाती है, तो मछली पकड़ने में सहायक। और जब बड़े बड़े ज्वार आते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट किया जाता है, उनकी करंट्स को पकड़कर उससे क्या बनाती है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो ये 3 लाभ हैं हमारे, याद रखिएगा। उच्च ज्वार के 3 लाभ क्या हैं, एक तो नौ संचालन में सहायक, मछली पकड़ने में सहायक, और तीसरा है हमारा विद्युत उत्पन्न करने में। दूसरा है हमारा निम्न ज्वार। देखिए जब ये निम्न ज्वार बनता है जब हमारा चंद्रमा अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है। मतलब ये बिल्कुल सीक्वेंस में नहीं होगा, या तो ये ऊपर होगा या ये इधर होगा, ठीक है, या तो ऊपर होगा या नीचे इधर होगा। इधर अर्थ होती है, ठीक है, ये सूर्य के सामने अर्थ है और सन के ऊपर या सन के नीचे हमारा मून होता है, हमारा चंद्रमा होता है। तो क्या होता है, वो हमारा निम्न ज्वार होता है, क्योंकि सूर्य तो पृथ्वी पर बिल्कुल सीधी दशा में क्या कर रहा है, पावर डाल रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल डाल रहा है। लेकिन चंद्रमा क्या हो गया, विपरीत दिशा में चला गया। तो क्या होता है, ज्वार तो आते हैं, सूर्य की जब पावर पड़ रही है पृथ्वी के जल पर तो खींच तो रही है, लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं खींच पा रही। तो इसलिए ज्वार कैसे हो जाते हैं, निम्न ज्वार हो जाते हैं। और निम्न ज्वार का कारण ही यही है कि जो चंद्रमा होता है वो क्या करता है, विपरीत दिशा में होता है पृथ्वी से। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक होती है हमारी महासागरीय धाराएं। देखिए महासागरीय धाराएं होती हैं, 2 तरह की होती हैं। महासागरीय धाराएं हमेशा एक निश्चित दिशा से चलायमान होती हैं और एक नियमित रूप से लगातार चलती हैं। क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं, याद रखिएगा। महासागरीय धाराएं वो धाराएं हैं महासागर की जो एक निश्चित दिशा में, यानी एक निश्चित दिशा है उनकी और एक नियमित समय भी है, एक अपने नियम से वो रोज़ चलती हैं। ठीक है, और
उसी को क्या बुलाता है हमारी महासागरीय धाराएं। ये दो तरह की होती है स्टूडेंट, एक होती है गर्म महासागरीय धारा और एक होती है शीत, जो बिल्कुल पृथ्वी के यहाँ पर बना देती हूँ। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ये जो बीच का हिस्सा मैंने आपको बताया ना, ये क्या होता है भूमध्य रेखा वाला हिस्सा, ये इसको कहते हैं 0 डिग्री से हम इसको मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा था सूर्य की रोशनी साल भर बिल्कुल सीधी रहती है, सूरज बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो यहाँ की जो धाराएं होती हैं वो कैसी हो जाएंगी फिर गर्म धाराएं, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है 90 डिग्री पर क्या है हमारे पोल हैं, बिल्कुल बर्फ़ से ढके हुए ग्लेशियर्स। तो यहाँ से जो धाराएं चलती हैं वो होती हैं शीत जल धाराएं। ये धाराएं क्या होती है नीचे की तरफ चलती हैं, याद रखिएगा। ये जल धाराएं क्या होती है ध्रुवों से कहाँ चलती हैं, भूमध्य रेखा की तरफ चलने वाली धाराओं को बोला जाता है शीत जल धाराएं। और जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाती हैं वो गर्म जल धाराएं होती हैं, ठीक है। तो शीत और गर्म जल धाराओं, शीत जल धारा का एक उदाहरण आपको दे रखा है लेब्राडोर स्ट्रीम, ठीक है। और गर्म ग से गर्ल स्ट्रीम, याद रखिएगा ये गर्म जलधारा है। अब ये जो कई बार क्या होता है कि ये जलधाराएं एक जगह पर मिलती भी हैं, ठीक है। तो जब ये मिलती हैं तो सबसे बेस्ट जगह बन जाती है वो हमारी मछली को पकड़ने के लिए, मत्स्य क्षेत्र बन जाता है। सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र कहाँ बनता है, सबसे ज़्यादा मछली की वैरायटी, सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने के लिए, सबसे ज़्यादा मछली का व्यापार होता है उस एरिए में, तो वो होती है हमारी जहाँ पर ये दोनों धाराएँ मिलती है, गर्म और ठंडी। वहाँ पर मछलियों को पता नहीं चलता, मछलियाँ क्या होती है आसानी से पकड़ी जाती हैं। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट क्या है, एक इसका हानि ये है कि जब ये क्या करती है, जब गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है तो इसमें से जब वाष्प निकलता है तो उसकी वजह से चारों तरफ कोहरा छा जाता है। तो इसलिए जो बेचारे नाविक होते हैं उनको क्या होता है, नौका संचालन में उन्हें प्रॉब्लम आती है, उन्हें आगे दिखता नहीं है। तो इसका ड्रॉबैक क्या है, एक महासागरीय जलधारा का फ़ायदा ये है कि ये मत्स्य उत्पादन मतलब मत्स्य क्षेत्र में तो ये फ़ायदा देती है। लेकिन क्या होता है नौ संचालन में क्या होता है, इसमें मछुआरों या फिर नाविकों को क्या होता है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट, और इसका एक एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि गर्म और शीत जलधारा, तो एग्ज़ाम्पल आपकी बुक में दे रखा है जापान और नॉर्थ अमेरिका का पूर्वी तट, यहाँ पर ये गर्म और शीत जलधाराएँ पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट आज हमने अपना कौन सा चैप्टर किया है, वाटर, जो जल है। और यहाँ से यही 3 सेक्शंस हैं जहाँ से आपके सीटेट के क्वेश्चंस उठकर आते हैं। तो ये अच्छे से करिएगा स्टूडेंट। ये मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि मैंने खुद सीटेट 2 बार निकाला आराम से पहले ही अटैम्प्ट में, तो आप भी कर सकते हैं, कोई टफ नहीं है। बस ये होता है कि NCERT आपको अच्छे से करनी है। और मेरा जितना भी मटीरियल है, आप मेरे पीछे जितनी भी वीडियोस देखते हैं या आजकल मैं शॉर्ट वीडियोस डाल रही हूँ आपके लिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ला रही हूँ, तो वो ज़रूर देखिए क्योंकि वहीं से ही क्वेश्चन आपके अब जो दिसंबर और जनवरी में जो आपका एग्ज़ाम है वहाँ से ज़रूर आएंगे। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप ये ज़रूर देखिएगा और इसके नोट्स बनाते हुए चलिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।